ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, सोर्सेस ऑफ लाइट। और सोर्सेस ऑफ लाइट के अंदर हम लोग को पढ़ना था भाई इलेक्ट्रिकल सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में, और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप के बारे में भाई। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी फिलामेंट लैंप को कंप्लीट कर लिया था, और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भाई हम लोगों ने फ्लोरोसेंट लैंप को भी कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग 4 न्यू लैंप के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला भाई आपका कार्बन आर्क लैंप, नेक्स्ट है आपका सोडियम वेपर लैंप, फिर आपका भाई मर्क्यूरी वेपर लैंप, और लास्ट है आपका नियॉन लैंप भाई। ठीक है, इसमें भी और भी पढ़ना है, जैसे हैलोजन लैंप ये सब भी होते हैं भाई, लेकिन आज के सेशन में हम लोग 4 न्यू लैंप के बारे में स्टडी करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। और यहाँ पे भाई कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो इसको हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि भाई इसको हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में ही क्यों यूज करते हैं, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें तो क्या दिक्कत है ना, तो उस पर बात करेंगे। उसी तरीके से जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है भाई, इसको हम लोग हमेशा वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। ओके, तो अब अगेन सवाल उठता है कि भाई इसको हमेशा वर्टिकल में ही क्यों यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में यूज करें तो क्या दिक्कत होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, यानी बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस को भाई हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, कुछ भी चीज हम लोग को यहाँ पे रटना नहीं भाई। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने ये सब ग्राफ ये सब समझ लिया था, पूरा पूरा आपका इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा कंपेयर करके दिया गया है फ्लोरोसेंट ये फिलामेंट लैंप को भाई कंपेयर किया गया है गैस डिस्चार्ज लैंप के साथ। तो सबसे पहले ये भी आप क्लियर कर लीजिए कि भाई गैस डिस्चार्ज लैंप किसको बोलते हैं। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ा है ना भाई। ओके, फ्लोरोसेंट लैंप, तो फ्लोरोसेंट लैंप क्या है कि भाई आपका एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर दोनों साइड में भाई फिलामेंट्स होते हैं, और इसके अंदर आपका मर्क्यूरी प्लस आर्गन का एक तरीके से वेपर होता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आयोनाइज हो रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो इस आयोनाइजेशन को ही हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं। जैसे कोरोना लॉस आपने पढ़ा होगा, तो भाई कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं ना वहां पे, क्योंकि भाई जो एयर है वो एक तरीके से क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया भाई हाई वोल्टेज पे। तो यहाँ पे भाई 2 इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पे चोक लगा हुआ था, तो भाई चोक क्या करता है, एक अच्छा खासा सर्ज पैदा करता है, जिसके चलते ये पूरा पूरा जो ट्यूब है भाई ये आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस को हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं भाई। तो डिस्चार्ज लैंप के अंदर, यानी गैस डिस्चार्ज लैंप के अंदर भाई कितने सारे लैंप्स आते हैं, इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, जो आपका सोडियम वेपर लैंप है ये भी डिस्चार्ज लैंप के अंदर ही आता है भाई। मर्क्यूरी वेपर लैंप है ये भी डिस्चार्ज के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर भाई आयोनाइजेशन होता है। क्लियर है। जो नियॉन लैंप है भाई ये भी एक तरीके से डिस्चार्ज लैंप के अंदर ही आता है, और जो फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ा वो भी आपका एक तरीके से डिस्चार्ज लैंप के अंदर ही आता है। तो ये चीज ध्यान देना आपको। और इसमें भी भाई जैसे डिस्चार्ज लैंप जो है ना, इसके अंदर 2 तरीके का लैंप हम लोग को पढ़ना होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। यानी गैस डिस्चार्ज लैंप के अंदर 2 तरीके लैंप है। सबसे पहला है कोल्ड कैथोड। ठीक है भाई, कोल्ड कैथोड लैंप, इसका एग्जाम्पल है नियॉन लैंप भाई, नियॉन कोल्ड होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका हॉट कैथोड लैंप। जैसे आपका ये जो सोडियम वेपर लैंप हो गया, मर्क्यूरी वेपर लैंप हो गया भाई, ये हॉट कैथोड लैंप कहलाता है, क्योंकि भाई इनमें जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है भाई, 350 से लेके 400 तक सोडियम का होता है, उससे भी ज़्यादा भाई आपका मर्क्यूरी का होता है, करीब 600 से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है भाई। ओके ना। तो गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। किसी भी बल्ब के अंदर अगर आयोनाइजेशन हो रहा है भाई तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो भाई फिलामेंट लैंप को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डिस्चार्ज लैंप के साथ। तो डिस्चार्ज लैंप भाई अभी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ रखा है, और फ्लोरोसेंट लैंप अपने आप में क्या है, डिस्चार्ज लैंप है भाई। तो दिमाग में आपको यहाँ पे सीधे सीधे रखना है कि भाई हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप को कंपेयर कर रहे हैं, यानी फ्लोरोसेंट लैंप वर्सेस यहाँ पे हम लोग फिलामेंट लैंप को एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं भाई। तो पढ़ते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखा ना। द फिलामेंट लैंप इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू इंस्टॉल। ठीक है भाई,
एंड मेंटेन द इनिशियल कॉस्ट इज लेस एंड इट स्टार्ट इंस्टेंट। भाई सीधी सी बात है, जो फ्लोरोसेंट लैम्प भाई इसमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए भाई, यहाँ पे 2 फिलामेंट चाहिए, एक इधर, फिर इसमें चोक चाहिए भाई, फिर स्टार्टर चाहिए, तो भाई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है भाई। ठीक है, मतलब आपका जो लेबर कॉस्ट है प्लस इसमें जितने सारे इक्विपमेंट्स लग रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिलामेंट लैम्प के मुकाबले, और इसको स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है ना भाई, क्लियर है भाई, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट स्टार्ट नहीं होगा ना, जैसे स्विच ऑन किया वैसे भाई आपका स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ट्यूब है इसके अंदर भाई फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए तभी जाके आयनाइज होगा। ठीक है, प्लस आपको हाई वोल्टेज भी चाहिए, तो स्टार्टर देखते हैं 2-3 बार ब्लिंक करेगा तब जाकर भाई ये स्टार्ट होता है। लेकिन फिलामेंट लैम्प क्या है, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया भाई वो तुरंत एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ पहला लाइन कि भाई फिलामेंट लैम्प इज अ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, द इनिशियल कॉस्ट इज लेस, मतलब सस्ता पड़ता है फिलामेंट लैम्प, एंड तुरंत भाई स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, द लैम्प इज फ्री फ्रॉम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। देखिए भाई मैंने आपको बताया था स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, जो भी रोटेटिंग पार्ट है ना भाई वो स्लो हो जाता है या फिर भाई आपको लगेगा उल्टा घूम रहा है। तो फ्लोरोसेंट लैम्प है, फिर जितने भी गैस डिस्चार्ज लैंप है भाई, जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, मर्क्यूरी वेपर लैंप हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, सब में भाई स्ट्रोबोस्कोपी इफेक्ट होता है। अभी कैसे होता है थोड़ा समझा दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले समझिए कि भाई जो फिलामेंट लैंप होता है इसमें कभी भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो भाई इसके पीछे का रीजन है थर्मल इनर्शिया। इस वर्ड को आप यूज कर लीजिए, थर्मल इनर्शिया। ठीक है भाई, और इनर्शिया का मतलब पता है आपको जनरल साइंस में कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई भाई चल रहा है तो चलते रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ओके, तो थर्मल इनर्शिया का मतलब क्या है इसको पहले समझिए आप। भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक फिलामेंट लैंप है और यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई की बात करें कि भाई अगर इसको एसी पे यूज़ करें या फिर भाई डीसी पे यूज़ करें, ऐसे डीसी पे कभी भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आता नहीं भाई, क्योंकि डीसी में क्या होगा, जो आपका फिलामेंट बल्ब होगा ये कंटिन्यूसली जलते रहेगा भाई। ठीक है, ये जलेगा बुझेगा नहीं। लेकिन जब आप इसको एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई मतलब क्या कि भाई आपका करंट एक तरीके से जीरो हो रहा है, मतलब एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है भाई। क्लियर हुआ? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाए 3 बार जीरो हो रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे। भाई यहाँ से मत देखिए ना, आगे से थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा आगे आप देख लीजिए यहाँ से। तो भाई यहाँ से अगर आप देते एक साइकिल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जीरो हो रहा है कि यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो एसी सप्लाई अगर आप देते हैं भाई तो नेचुरली जो है करंट आपका एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है। क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो भाई 50 हर्ट्ज का मतलब क्या, एक साइकिल में भाई मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल बनेगा और एक साइकिल के अंदर 2 बार जीरो हो रहा है करंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, करंट एक तरीके से 100 बार एक तरीके से जीरो हो रहा है नेचुरली। तो जो फिलामेंट बल्ब है ये 100 बार एक तरीके जलेगा बुझेगा भाई। लेकिन ये इतना फास्ट है भाई, क्योंकि 50 हर्ट्ज के हिसाब से देखें तो भाई एक साइकिल बनने का जो टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड मतलब वो समय जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है भाई, ये 20 मिली सेकेंड होता है। समझ में आया बात को? तो 20 मिली सेकेंड बहुत छोटा समय है ना भाई। क्लियर हुआ? इसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो भाई इसका मतलब है 20 मिली मतलब 1000। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 मतलब, और ये सेकंड है भाई, मतलब एक सेकंड को भाई अगर आप 50 लोगों में डिवाइड करते हैं तो हर एक के हिस्से में जो छोटा छोटा टाइम आएगा ना वो है मेरा एक तरीके से 20 मिली सेकेंड। तो इतना छोटा टाइम हम लोग के मतलब हम लोग आंख पकड़ नहीं पाता है भाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में भाई आप देखिए कि आपका यहाँ पे हीरो खड़ा है, उधर भाई हमारे विलन खड़ा है। ठीक है, और हीरो बहुत तेजी से जाकर के विलन को क्या करे, चांटा लगा दे रहा है। लेकिन भाई उसको समझ में नहीं आया ना कि भाई कैसे मेरे को चांटा लग गया, क्योंकि जब उसको स्लो मोशन में देखा जा रहा है तब भाई पता चल रहा है कि भाई हीरो अपने पोजीशन से आकर के वहां पहुंचा, फिर उसको चांटा लगाया, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गया। तो भाई वो जो पूरा ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क हुआ भाई बहुत फास्ट है। तो इतना फास्ट है कि भाई हम लोग आंख जो है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाया। क्लियर है? ब्रेन तक वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया भाई, पकड़ ही नहीं पाया। तो ये जो टाइम है बहुत छोटा टाइम है भाई, हम लोग का जो आई है ये नहीं देख पाता है कि भाई ये जल रहा है बुझ रहा है, ये नहीं पकड़ पाएगा। इसको जो आप स्लो मोशन कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे भाई और उसको जब प्ले करेंगे तब आपको समझ में आएगा भाई बल्ब जो है जल रहा है बुझ रहा है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे थर्मल इनर्शिया के बारे में, क्योंकि भाई हम लोग का ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का होता है और ये मान लेते भाई 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो रखा है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। तो साइकिल को ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि भाई हम लोग का जब मैक्सिमम वैल्यू आया, मतलब इस तरह की करंट चेंज हो रहा है ना भाई,
ठीक है, जीरो फिर धीरे मैक्सिमम फिर इधर से धीरे घटना स्टार्ट हो गया। तो भाई मान लेते हैं कि भाई इसका जो टेम्परेचर है अभी, मतलब हाफ पॉजिटिव में जो करंट फ्लो रहा है, जो टेम्परेचर राइज हुआ है इसमें मैक्सिमम वो है आपका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट यहाँ पे जीरो हो गया ना भाई, तो करंट तो जीरो हो गया, लेकिन क्या ये तुरंत 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा? क्या नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थर्मल इनर्शिया है भाई, समझ में आया? वो उतना ही गर्म रहेगा भाई, समझ में आया? और तुरंत क्या हो रहा है, फिर से करंट आ जा रहा है भाई, समझ गए? तो फिर से ये क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ठंडा हुआ होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा अभी भी कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए। क्लियर हुआ? क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा ना भाई, तब तक तो आपका करंट एक तरीके से 0 से नेगेटिव में चला जा रहा है, और फिर से टेम्परेचर एक तरीके से बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर इसका भाई एक तरीके मतलब एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर करंट बदल रहा है भाई, तो टेम्परेचर बदलते रहेगा ना, क्योंकि I/R लॉस होता है, ठीक है? तो भाई एवरेज मान लेते हैं भाई, जो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे है ये ओवरऑल 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है भाई। तो 2000 डिग्री भाई अपने आप में बहुत गर्म है ना, समझे? तो इतना हाई टेम्परेचर इसके पास है, तो सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर हाई का मतलब क्या है, ये अपने आप भाई हमेशा क्या करेगा, ग्लो करते रहेगा भाई, वाइट मतलब हॉट वाइट ग्लो करते रहेगा। तो हमेशा ही क्या करेगा, लाइट कंटिन्यूसली इमिट करते रहेगा भाई, समझ में आया? तो भले ही आपका नेचुरली करंट जीरो हो रहा हो, लेकिन भाई यहाँ पे आपका टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो रहा ना, उसके चलते ये कंटिन्यूसली एक तरीके से लाइट इमिट करते रहता है भाई। तो उसको अगर आप स्लो मोशन में भी देखेंगे ना, तो आपको ये जलता बुझता नहीं नजर आएगा, ये हमेशा आपको जलता हुआ नजर आएगा भाई। लेकिन भाई अगर हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप की बात करें भाई, तो फ्लोरोसेंट लैंप में क्या है कि भाई जैसे ही हम लोग का करंट जीरो हुआ, करंट जैसे ही जीरो हुआ, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे जो चिंगारी लगा हुआ ना, यानी जो आर्क लगा हुआ भाई, ये एक तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा भाई। और चिंगारी बुझ गया तो सीधी सी बात है, आपका ये पूरा जो ग्लो, मतलब जो ग्लो होकर के चमक रहा था भाई, वो अंधेरा हो जाएगा ना, मतलब बुझ गया भाई एक तरीके से। इस इंस्टेंट पे करंट जीरो हुआ तो भाई ये ट्यूबलाइट लाइट इमिट करना बंद कर दिया, मतलब ये बंद हो रखा है भाई, पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन उसी इंस्टेंट में क्या हो रहा है, नेगेटिव साइकिल आ रहा है भाई, तो ऑटोमेटिक फिर से आग लगेगा, क्योंकि भाई अच्छा खासा गर्म है ना, ठीक है? तो तुरंत ही एक तरीके से आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा, और फिर से एक तरीके स्पार्किंग यहाँ पे आएगा भाई। तो जितने बार इसमें करंट जीरो होगा, उतने बार भाई यहाँ पे स्पार्क जो होता है, मतलब जो चिंगारी लगा हो भाई, वो एक तरीके बुझता है, फिर लगता है, फिर बुझता है, फिर लगता है। तो इसके चलते क्या होगा भाई, आपका ये ट्यूबलाइट जलेगा, बुझेगा, जलेगा, बुझेगा, इस तरीके से। और अगर हम लोग यहाँ पे एक रोटेटिंग मशीन, भाई मान लेते हैं मेरा मोटर है, ठीक है, और इस मोटर का एक तरीके से शाफ्ट घूम रहा है भाई, या मान लेते हैं इस मोटर में पुली लगा हुआ है, इसको मान लें पुली लगा हुआ बड़ा सा, या फिर भाई मान लेते हैं ना फैन को ही ले लेते हैं भाई, कि ट्यूबलाइट वाले रूम में एक फैन लगा हुआ है इस तरीके का, ये फैन एक तरीके घूम रहा है भाई, समझ में आया? ये फैन घूम रहा है एक तरीके से। तो भाई अगर जिस फ्रिक्वेंसी से, मतलब जितना तेजी से भाई जल रहा है, बुझ रहा है, उसी तेजी से भाई इसका भी मतलब आरपीएम अगर मैच कर गया ना, तो भाई ये पंखा आपको एक तरीके से स्टेशनरी नजर आएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो भाई ये हमेशा किस में होता है, एसी सप्लाई पे देखने को मिलता है हम लोगों को। तो वही एक भाई फिलामेंट लैंप में लिखा ना, द लैंप इज फ्री फ्रॉम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्यों होता है समझा दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ लो एफिशिएंसी एंड शॉर्ट लाइफ। ठीक है भाई, ये सब लोग पता है एफिशिएंसी लो होता है क्योंकि भाई लाइट के साथ साथ ये हीट भी एक तरीके से इमिट कर रहा है ना, तो हीट हम लोग के लिए क्या है एक तरीके से लॉसेस है यहाँ पे। शॉर्ट लाइफ इसलिए होता है भाई क्योंकि इसका फिलामेंट जो है भाई या तो मैकेनिकल वाइब्रेशन से भी टूट के नीचे गिर सकता है, या फिर भाई कंटिन्यूसली इतना हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए, है ना भाई, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है भाई, तो उसके चलते भी एक तरीके से शॉर्ट लाइफ होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया इस बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई। वाइब्रेशन वेरी मच शॉर्टन द लाइफ। वही भाई वाइब्रेशन के चलते भाई सब फिलामेंट टूटने का डर होता है। एंड केयर इज नीडेड इन माउंटिंग। इट हैज अ गुड कलर इक्वालिटी विद सम टेंडेंसी टुवर्ड येलो भाई। ठीक है, येलो कलर का ये एक तरीके कलर देता है भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लैम्प भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई कार्बन आर्क लैम्प। तो ये कुछ नहीं भाई, आप इसको घर पे ही बना सकते हैं। आपको यहाँ पे भाई कुछ नहीं, वोल्टेज लेना है। अगर आप डीसी सप्लाई पे यूज करना चाहते हैं भाई, वोल्टेज लेना है मोर देन 45 वोल्ट। क्लियर है। और क्या कीजिए, जो पेंसिल होता है भाई, पेंसिल से आप एक तरीके से उसका जो कार्बन है यानी जो ग्रेफाइट है भाई, उसको आप एक तरीके से निकाल लीजिए और निकाल कर उसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। और ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में भाई वीडियो भेजा था, है ना, एक्सपेरिमेंटल वीडियो। इसको भाई बैटरी के मान लेते पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया हम लोगों ने, इसको नेगेटिव जोड़ दिया। और फर्स्ट केस में क्या कीजिए, पहले दोनों को कांटेक्ट बना के रखिए भाई, दोनों को चिपका दीजिए पहले, तो करंट बहेगा भाई, सर्किट कंप्लीट हो गया। और फिर क्या कीजिए, धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे भाई इन दोनों को अलग करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, यहाँ पे आर्क लगेगा भाई, चिंगारी लग जाएगा और ये पूरा पूरा वाइट ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं कार्बन आर्क लैम्प भाई। ठीक है, और इसको हम लोग एक तरीके से ग्लास में पैक करके रखते हैं भाई। अगर इसको आप ऐसे ही हवा में करेंगे, मतलब बिना बाहर से ग्लास का एनवेलप कवर किए करेंगे भाई, तो यहाँ पे इवेपोरेशन होकर के ये बार बार जल के टूट जाएगा भाई। ठीक है, देखिए दिखा देता हूँ कैसा होता है इसको। देखिए कुछ इस तरीके का भाई, ये दो इलेक्ट्रोड है ना, दोनों के बीच में गैपिंग है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्लास के इन्वेलप में पैक होता है ताकि भाई इसमें कोई भी इवेपोरेशन ना हो सके, मतलब जल के राख ना हो जाए। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है। ये वीडियो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था भाई। एक ऊपर में कार्बन का इलेक्ट्रोड, एक ऊपर नीचे ऊपर है, और इसको भाई बीच में गैपिंग कर रखा है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का चिंगारी पैदा होगा, मतलब स्पार्क लगता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही सब लिखा हुआ भाई, दिस इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ लैम्प एंड इज स्टिल यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर एंड सर्च लाइट्स व्हेन अ वेरी ब्राइट पॉइंट। भाई याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कार्बन आर्क लैम्प का कहाँ पे यूज होता है, तो सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज होता है भाई, जहाँ पे हम लोग को वेरी ब्राइट पॉइंट एक तरीके से चाहिए होता है, मतलब व्हाइट लाइट चाहिए होता है वहाँ पे। इन दिस लैम्प 2 हार्ड कार्बन रड आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। द वोल्टेज ऑफ डीसी शुड नॉट बी लेस देन 45 वोल्ट। ठीक भाई, क्योंकि हम लोग एट द एंड यहाँ पे स्पार्किंग करना है ना, तो एयर को आयनाइज करना पड़ेगा, तो अच्छा खासा वोल्टेज चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू द कार्बन रड दे बिकम इनकैंडेसेंट ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड को चिपका के रखा हो भाई। ठीक है, और दोनों रड चिपका के रखा हो, इसका मतलब क्या भाई, आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये दोनों गर्म हो रहे हैं भाई। ये रड एक तरीके गर्म हो जाएगी, कार्बन का रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द 2 कार्बन रड्स आर सेपरेटेड, अब फिर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं भाई। तो ये व्हेन द 2 कार्बन रड्स आर सेपरेटेड अपार्ट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2 or 3 mm, an arc is struck between the 2 carbon rods and the white light will be produced. The arc is maintained by transfer of carbon particles from positive rod to the negative rod. देखिए भाई समझिए क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो भाई ये समझ में आया कैसे यहाँ पे आर्क लग रहा है भाई। पहले इसको कांटेक्ट में रखा, फिर धीरे धीरे सेपरेट कर दिया भाई। तो यहाँ पे हम लोग का एयर आयनाइज होने का कारण स्पार्किंग लगेगा भाई। ठीक है, इसके चलते हम लोग यहाँ पे लाइट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं भाई कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पॉजिटिव है ना, बैटरी को भाई पॉजिटिव जोड़ रखा, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। देखिए यहाँ पे लिखा ना पॉजिटिव कार्बन रड। तो इसका जो कंजप्शन हो रहा है भाई यहाँ पे, ये ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, देख रहा है, ज़्यादा ये यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पर भाई इस तरीके का आपका शार्प पॉइंट बनता है, मतलब यहाँ पे भाई ये ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है, इस पर बात करते हैं। देखिए आपको ये समझना है भाई कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की जाता है भाई। ये मेरा भाई ये नेगेटिव है ना, मतलब ये एज अ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा पॉजिटिव मतलब ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल समझिए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और जब इस वाले पोर्शन से टकराते हैं भाई, सोचिए ना यहाँ पे बम्बार्डिंग हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन का भाई बम्बार्डिंग हो रहा है क्या एनोड के ऊपर। तो भाई आप सोचिए भाई, क्लैपिंग अगर आप कंटिन्यू क्लैपिंग बजाते रहेंगे तो भाई आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से कि भाई इधर से बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे भाई टकरा रहे हैं, टकराने के चलते क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, ये वाला पोर्शन गर्म हो जाता है भाई। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है करीब करीब 2 से 2,500 तक चला जाता है भाई। इधर कहीं लिखा होगा, यहाँ से पढ़िए, लिखा ना, इन दिस लैम्प अबाउट 85% ऑफ लाइट 85% ऑफ लाइट is given out by the positive carbon rod and 10% by negative carbon rod and 5% by the air। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 85% जो लाइट इमिट कर रहा है कौन कर रहा है, ये एनोड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव कार्बन रड कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से जो है ना बहुत ही हाई वेलोसिटी से आकर के भाई यहाँ पे टकरा रहे हैं, बम्बार्डिंग हो रहा है। तो भाई इस वाले पोर्शन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है भाई, और टेम्परेचर बहुत हाई, इसका मतलब क्या, ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, और इसी से आपका 85% लाइट एक तरीके से इमिट होगा भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट रुके, लेंस पे आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं भाई
क्योंकि भाई यहाँ पे इसके मुकाबले तो टेम्परेचर कम ही होगा, भाई यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये ज़्यादा लाइट एमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो आपका कैथोड है भाई, कैथोड कितना करता है 10%, और ये जो एयर है, इनके बीच में जो एयर है भाई, जो आयोनाइज हो रखे हैं, इनके चलते आपका मात्र 5% लिखा ना, 5% बाय द एयर एक तरीके से यहाँ पे लाइट इमिट होता है। आगे बढ़ता है, द टेम्परेचर ऑफ द पॉजिटिव कार्बन रड इज अबाउट 35 डिग्री टू 4000। सोचिए भाई, इसका 4000 तक गर्मी मतलब टेम्परेचर राइज हो जाता है। और वही अगर हम लोग नेगेटिव रड की बात करें तो भाई वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लुमिनस एफिशिएंसी इसका दिया हुआ है 9 लुमेन पर वॉट होता है भाई। ठीक है, तो रीजन समझ में आया भाई कि ये एक तरीके ज़्यादा कंजम्पशन क्यों होता है भाई, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आकर के टकराते हैं, और टकराने के चलते भाई यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या है, यहाँ पे जितने भी कार्बन के जो एटम्स है भाई, वो क्योंकि भाई कार्बन क्या है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड समझिए भाई, सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो भाई किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। ठीक है, और लिक्विड को अगर आप फर्दर गर्म करें तो क्या हो जाएगा, वो वेपर बन जाता है भाई। तो यहाँ पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भाई टेम्परेचर जा चुका है। तो भाई यहाँ पे जितने भी कार्बन के एटम हैं वो सॉलिड से पहले लिक्विड में, और लिक्विड से फिर वेपर में चले जाते हैं भाई। और वेपर का मतलब क्या, वो वेपराइज हो गए, इसका मतलब क्या, इस इलेक्ट्रोड का जल्दी कंजम्पशन होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ, तो इस चीज को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई। और एक चीज समझिए, ये जो आर्क लगा हुआ ना, तो भाई इस आर्क का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है भाई। पावर सिस्टम मैंने आपको बताया था, समझिए कि भाई कहीं पे भी आर्क लग रहा है ना, जैसे यहाँ पे आर्क लगा भाई, तो आर्क लगने से क्या हुआ, आसपास का जो हवा है भाई वो गर्म हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया भाई। और टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब क्या, अब हवा का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस भाई, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, CO2 हो गया। तो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन है, मान लेते हैं एक ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, तो उसका 8 होता है ना, तो भाई इसमें 2 हो जाएगा, इसमें बाहर में 6 हो जाएगा, तो इसको गर्म कर रहा है भाई, क्योंकि इधर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाए, मतलब क्या कि भाई जो ऑक्सीजन है या फिर एयर के अंदर जितने भी भाई गैसेस हैं वो ईजिली आयोनाइज्ड होते हैं। और आयोनाइजेशन का मतलब क्या, इधर आसपास में भाई चार्जेस बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, चार्जेस बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं मतलब क्या, कंडक्टिविटी आपका बढ़ रहा है भाई। कंडक्टिविटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपका घट रहा है, और रेजिस्टेंस घट रहा है इसका मतलब क्या, फर्दर फिर करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, और ज्यादा I2R लॉस होगा, और ज्यादा I2R लॉस हो रहा मतलब क्या, टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ा तो भाई और ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे एयर आयोनाइज्ड होंगे, यानी अगेन कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आपका घटते जाएगा, रेजिस्टेंस घट रहा तो फिर से करंट बढ़ेगा भाई। तो इस तरीके से क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक चलते जा रहा है भाई, मतलब ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो एट द एंड यहाँ पे भाई मतलब जो आर्क के चलते जो रेजिस्टेंस है भाई, जो रेजिस्टेंस पैदा है ये घटते चला जाता है भाई, और रेजिस्टेंस घटते जा रहा है इसका मतलब क्या, करंट भाई मेरा बढ़ते चला जाएगा, और करंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, एक ऐसा टाइम आएगा भाई कि रेजिस्टेंस मेरा इतना लो हो जाएगा कि भाई फिर ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है। इसलिए इस करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है। क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि यहाँ पे ये ऐसे नोखीला टाइप का क्यों बन जा रहा है भाई, ऐसे शार्प पॉइंट क्यों बन रहा है। तो अभी जस्ट बताया भाई मैंने कि भाई यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसके चलते क्या है कि भाई जो सॉलिड कार्बन्स हैं, यानी जो एटम्स है भाई, वो एक तरीके से वेपराइज हो जा रहा है, मतलब कार्बन वेपर बन जा रहा है भाई। और वेपर बनने के कारण यहाँ पे आपका डिपॉजिट होता है, इस तरीके से डिपॉजिट होता है। क्यों होता है, तो पहले आप समझिए, हम लोग को यहाँ पढ़ना है कॉन्वेक्शन करंट के बारे में भाई, कॉन्वेक्शन करंट। अब ये करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है भाई, एम्पियर वाला करंट नहीं है ये भाई। पानी में भी तो करंट होता है ना भाई, पानी में जो धारा बहता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं ना। तो समझिए, जैसे हम लोग हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना कि हीट को अगर आपको ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए भाई। सही बात है। और हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है भाई। तो हम लोग को पता है कि भाई हीट ट्रांसफर करने का 3 मेथड है। एक है आपका रेडिएशन, जैसे सूरज से जो गर्मी आ रहा है धरती तक वो रेडिएशन के थ्रू आता है भाई। या फिर अगर आप कहीं पे भी आग जला करके आग ताप रहे हैं भाई, तो वहां से जो गर्मी आ रही है भाई, आप अपने मतलब आग के अंदर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल रहे हैं ना भाई, आप तो दूर खड़े हैं, तो भाई वहां से जो गर्मी आपके बॉडी तक आ रहा है वो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। उसी तरीके से कंडक्शन होता है भाई। कंडक्शन मतलब क्या, जैसे खाना ये सब जो बना रहे हैं भाई,
ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा तो भाई हीट ट्रांसफर होता है। और एक होता है आपका कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन तो ये जो है आपका लिक्विड को गर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लेते हैं मेरे पास एक पैन है, ठीक है, ये पैन है भाई, इसमें पानी भरा हुआ मैंने, तो इसको मैं यहाँ से आग जला करके गर्म कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, इसमें भाई जो गर्म पानी होगा ना, जो गर्म पानी होगा ये ऊपर आ जाता है भाई, ऊपर आ जाएगा हॉट वाटर, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है ना भाई, गर्म पानी जो है ऊपर आ रहा है और जो ठंडा पानी नीचे जा रहा है भाई। तो पानी का देखिए लहर बन रहा है ना भाई, जो गर्म पानी है नीचे से ऊपर तरफ जाता है और जो ठंडा पानी है भाई वो ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है। तो इसमें हमेशा एक करंट बह रहा, मतलब एक धारा बह रहा भाई पानी का। तो यहां पे वही है कॉन्वेक्शन करंट का मतलब भाई, ये जो कॉन्वेक्शन के प्रोसेस से, मतलब कॉन्वेक्शन मेथड से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उस हीट ट्रांसफर के चलते जो यहाँ पे धारा बन रहा है भाई, इस पानी में जो धारा बन रहा है, उस कॉन्वेक्शन करंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग को पता है भाई कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ का टेम्परेचर भाई लो है, क्योंकि ये 4000 पे है तो भाई 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हम लोग को पता है इधर में भाई आपका जो कार्बन है वो वेपर बन चुका है। वेपर का मतलब क्या भाई, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, गैस वर्सेस वेपर। देखिए अगर हम लोग एट रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो भाई रूम टेम्परेचर पे भी गैस जो है गैस ही रहता है भाई, समझ में बात को। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो वेपर होता है वो कभी भी वेपर नहीं रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, समझ में आया भाई। रूम टेम्परेचर पे पानी क्या होगा बताइए, हमेशा लिक्विड में ही रहेगा ना भाई, समझ में आया। तो भाई पानी को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करना, मतलब पानी को यानी लिक्विड को भाई अगर आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भाई वो कभी भी रूम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, आपको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, समझे। तो वेपर क्या है, वेपर भाई इसका डेफिनेशन है कि भाई ये वेपर तभी रहेगा जब आपका रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर रहेगा भाई, वहां पे एक तरीके से वेपर रहता है। लेकिन गैस क्या है भाई, तो गैस आपका रूम टेम्परेचर पे भी गैस ही रहता है भाई। अब आते हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर यहाँ पे लो है भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वेपर बन रहे हैं ना, जो वेपर बन रहे हैं भाई, मतलब जो कार्बन के वेपर हैं वो किधर तरफ जाएंगे बताइए, किधर तरफ जाएंगे भाई, जो गर्म है, तो भाई टेम्परेचर हाई है तो भाई वो वेपर का टेम्परेचर भी हाई है, तो हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ जाता है भाई। भाई आपको पता है ना, जैसे सतह की अगर बात करें, मतलब अपने धरती की बात करें भाई, तो सूरज के कारण जो धरातल पे जो हवा है भाई वो गर्म होता है, और जब हवा गर्म होता है तो भाई वो हल्का होता है, और हल्का होकर क्या होता है, ऊपर उठता है, सारे के सारे हवा ऊपर उठते हैं भाई। और ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे क्या है, टेम्परेचर में घटता था भाई, तो वही हवा ऊपर जाए क्या होता है, कंडेंस, मतलब ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है भाई, समझना है बात को। तो वही चीज यहाँ पे समझना है भाई, इधर टेम्परेचर मेरा हाई है, टेम्परेचर हाई होने के चलते क्या है कि भाई इधर जितने भी कार्बन के वेपर्स हैं वो यहाँ से अलग, मतलब यहाँ से हट करके किधर जाएंगे, लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे भाई। भाई समझिए ना, अर्थ पे क्या हो रहा है, ये भाई मान लेते अर्थ है, तो अर्थ पे सूरज की रोशनी के कारण, मतलब सूरज की गर्मी के कारण भाई क्या होता है, हवा गर्म होता है, हवा गर्म होकर ऊपर तरफ उठता है भाई, इस तरीके से ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई ऊपर में टेम्परेचर मेरा लो हो रहा है ना, समझ में आया। फिर कहिए हवा क्या है, गैस है भाई, तो गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो भाई इसका एक्सपेंड, मतलब वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड मतलब क्या, उसका वॉल्यूम बढ़ता है भाई। तो वही चीज यहाँ पे भाई कि टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हो रहा है कि भाई जो वेपर है ना वो एक तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं, और एक्सपेंड होकर कहाँ जाएंगे भाई, इधर तरफ जाएंगे भाई, क्योंकि इधर लो टेम्परेचर है ना मेरा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो भाई इधर क्योंकि टेम्परेचर लो है तो सीधी सी बात है इस वाले इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण आपका यहाँ पे इस तरीके का पूरा शार्प पॉइंटेड टाइप का एज बनता है भाई, ठीक है ना। और अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ भाई, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिए, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी किताब में सब दिया हुआ नहीं है। अब पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरी, ठीक है। तो पहला लाइन ही था भाई, दोनों को कांटेक्ट में रखा, फिर धीरे धीरे इसको सेपरेट किया कितना भाई, तो 2 mm से लेकर 3 mm के बीच में हम लोग यहाँ पे गैपिंग मेंटेन कर रहे हैं, चलते आर्क लग रहा है, आर्क लगने से हम लोग यहाँ पे व्हाइट लाइट एक तरीके प्रोड्यूस हो रहा है भाई। अब यहाँ पे लिखा है द आर्क इज मेंटेन बाय ट्रांसफर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। यहाँ पे जो आर्क मेंटेन है ना, क्योंकि भाई ये पूरा ग्लास में पैक होता है, इनवेलप में पैक है भाई, समझ में आया। तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट एयर नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो एयर होगा, मतलब ज्यादातर कोशिश करते हैं यहाँ पे लो प्रेशर हो भाई, समझ में। लो प्रेशर मतलब क्या, अंदर में जो मैटर है वो बहुत कम है, मैटर का मतलब क्या, एटम्स भाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इसमें जो आर्क हम लोग मेंटेन कर कैसे मेंटेन होता है, लिखा द आर्क इज मेंटेन बाय ट्रांसफर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स
फ्रॉम पॉजिटिव रड टू नेगेटिव। अभी जस्ट समझा भाई कि इधर के कार्बन पार्टिकल्स वेपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं भाई, इधर से इधर जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, कन्वेक्शन के कारण। सो द पॉजिटिव रड बिकम हॉलो आफ्टर सम टाइम एंड द नेगेटिव रड बिकम पॉइंटेड पेंसिल, ठीक है, पेंसिल की तरह ये पॉइंटेड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ पॉजिटिव रड इज ट्वाइस देन द रेट ऑफ नेगेटिव रड। भाई समझा दिया मैंने कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो भाई यहाँ के जो कार्बन है भाई वो वेपर बन करके जल्दी जल्दी एक तरीके से इवेपोरेट होकर के खत्म हो रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एसी सप्लाई, ये तो भाई डीसी सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि डीसी सप्लाई में क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागते रहेगा, इधर से इधर की तरफ, है ना भाई। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल बार बार बदल रहा है ना। तो भाई इन केस ऑफ एसी सप्लाई कंजम्पशन ऑफ बोथ कार्बन रड इज इक्वल भाई, इसमें दोनों बराबर बराबर होते हैं भाई, ठीक है। और समझ सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक साइड में कभी भी इतना हाई टेम्परेचर जाएगा ही नहीं भाई, ठीक है, दोनों साइड में जो टेम्परेचर होगा इक्वल होगा, तो एक ही साथ बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है। इधर समझा दिया भाई, जो ज़्यादातर लाइट है वो आपका पॉजिटिव कार्बन रड एक तरीके प्रोड्यूस करता है, और रिमेनिंग जो है आपका नेगेटिव कार्बन रड और जो एयर है भाई उसके कारण होता है। और टेम्परेचर आप बता दिया भाई, पॉजिटिव रड का जो टेम्परेचर 3500 से लेकर 4000 तक होता है, वही आपका नेगेटिव का 2500 तक होता है भाई। ये याद रखना है। एफिशिएंसी आपका दिया है 9 ल्यूमेन पर वॉट। अब बोलते थे इलेक्ट्रिक आर्क हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस। भाई यहाँ पे जो आर्क लगा ना चिंगारी, इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, फिर करंट भाई लिमिट क्रॉस ना कर जाए, तो भाई उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं जो कि करंट को हमेशा लिमिट करने का काम करता है। खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपका गैसियस डिस्चार्ज लैम्प, जिसमें हम लोग को पढ़ना था फ्लोरोसेंट लैम्प। तो भाई ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैम्प में भाई हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये याद कर लीजिए कि भाई अलग अलग, मतलब जैसे ग्रीन कलर चाहिए भाई तो इसका यूज होता है, ब्लूइश व्हाइट चाहिए तो भाई मैग्नीशियम टंगस्टेट का यूज होता है, कैडमियम बोरेट चाहिए भाई तो पिंक का यूज होता है, ठीक है। वर्किंग समझा दिया था मैंने आपको, कैसे क्या काम करता है, स्टार्टर का क्या काम है, चोक का क्या काम है। यहाँ पे याद रखना भाई, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जो चोक होता है, इस चोक का 2 काम है भाई, एक तो हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करना, उसके बाद आपका एक बार ये फ्लोरोसेंट लैंप ऑन हो गया, मतलब यहाँ पे एक बार भाई आर्क लग गया, मतलब आयोनाइजेशन हो गया, तो भाई फिर ये करंट लिमिटिंग का भी काम करता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है ना, तो रेजिस्टेंस लो है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा एक लगाना पड़ेगा करंट को लिमिट करने का। तो चोक का 2 काम है, करंट को लिमिट करना, साथ ही साथ आपके आयोनाइजेशन को भाई स्टार्ट करना, मतलब हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करना। ये जो स्टार्टर लगा भाई, स्टार्टर का सब स्टार्टिंग में ही काम था, ये सब समझा दिया था मैंने आपको। और ये कैपेसिटर का यहाँ पे काम होता है पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर से बता दिया था भाई मैंने आपको, डीसी में बताया था। डीसी सप्लाई पे यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ये चोक को हटा करके रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। वही है ट्यूब विथ डीसी सर्किट्स। तो भाई देखिए यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है ना, इसे समझा दिया मैंने आपको। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भाई सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप क्या है, ये डिस्चार्ज लैंप है भाई। तो सबसे पहले इसका फोटो देखते हैं रियल लाइफ में कैसा होता है। फोटोज पहले देखते हैं भाई, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए सोडियम वेपर लैंप में भाई आपका 2 ग्लास होता है। एक तो भाई अंदर में छोटा सा ग्लास है, ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही लंबा होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। जो कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं पतला होगा और लंबा होगा भाई, अंदर वाला जो ट्यूब है। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इधर और एक इधर। देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, ये काला काला जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर भाई। उसके बाद ये बाहर में आपका देखिए, बाहर में एक इन्वेलप है, यानी बाहर में एक और ग्लास का बॉडी है भाई। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि भाई ये जो अंदर वाला ट्यूब है और ये जो बाहर वाला ट्यूब है, इनके बीच में आपका वैक्यूम मेंटेन किया हुआ रहता है भाई, ठीक है। मतलब सारा का सारा जो हवा है भाई उसको खींच लिया जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि अंदर वाला, क्योंकि भाई डिस्चार्ज होगा अंदर वाले ट्यूब में होता है, मेन डिस्चार्ज जो होगा यानी जो आयोनाइजेशन होगा भाई वो अंदर वाले ट्यूब में होगा। ब्राइटनेस सही है ना भाई, दिख रहा होगा, 1 मिनट देखिए इसको। जो मेन डिस्चार्ज होगा भाई अंदर वाले ट्यूब में होता है, छोटा वाले ट्यूब में। तो इसके अंदर जो भी गर्मी पैदा हो रहा है ना, हम लोग कभी भी नहीं चाहते भाई वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं, वैक्यूम बनाते हैं। तो छोटा वाला ग्लास और बाहर वाला ग्लास, इनके बीच में जो गैप है भाई उसमें हमेशा वैक्यूम मेंटेन करके रखना है। जैसे हम लोग जो थर्मस होता है ना, या फिर जो मिल्टन वाला बॉटल होता है भाई, थर्मोफ्लास्क,
तो उसमें क्या होता है, वो एडियाबैटिक इफेक्ट पे काम करता है। एडियाबैटिक इफेक्ट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे भाई कि भाई वैसा बॉडी जिसमें ना ही बाहर से कोई हीट आता है और ना ही अंदर का हीट बाहर जाता है भाई, ठीक है ना। तो जो थर्मस है भाई, जिसमें पानी हम लोग गर्म रख रहे हैं, तो भाई पानी गर्म क्यों रहता है इतना 24 घंटे तक गर्म क्यों रह रहा है भाई, क्योंकि अंदर का गर्मी बाहर नहीं जाता और बाहर का गर्मी अंदर नहीं आता भाई। तो उस तरीके यहाँ पे सिचुएशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले, इसमें भी देखिए ये छोटा सा जो दिखाया है भाई, ये आपका अंदर वाला ट्यूब है और उसके बाहर भाई ये बाहर वाला ग्लास है, ओके। और यहाँ भाई हम लोग को अगेन यहाँ पे आयोनाइजेशन के लिए भाई अच्छा खासा हाई वोल्टेज चाहिए, तो हाई वोल्टेज के लिए देखिए यहाँ पे चोक लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सब पे बात करेंगे, अभी बस इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। इसको हटाते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो एक तो भाई ये डिज़ाइन होता है भाई, इसमें ट्यूब आपका स्ट्रेट है। एक डिज़ाइन ऐसा भी होता है, देखिए इसमें जो ट्यूब है ना भाई, ऐसा मुड़ा हुआ है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है अंदर वाला ट्यूब। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे भाई, क्लियर हो गया। और इनके बीच में ये जो है आपका यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन होता है और ये बाहर वाला ग्लास है भाई। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं भाई, इस डिज़ाइन में भी होते हैं और कुछ ऐसे डिज़ाइन में भी होते हैं। अब हम लोग बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होते हैं। देखिए बुक में जो आपका डायग्राम दिया है, यहाँ पे दिखाया ना इसने कि भाई इधर आपका चोक हो गया हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करने के लिए, या आपका कैपेसिटर हो गया पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और इधर से हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहे हैं, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए, एक तो इलेक्ट्रोड ये है भाई, मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है, कैथोड बोल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको एनोड बोल रहे हैं भाई। और ये वाला जो है अंदर वाला ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर डिस्चार्ज होगा। और ये वाला जो है आपका बाहर वाला ट्यूब है भाई, और इन दोनों के बीच में आपका वैक्यूम मेंटेन होता है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब भाई। इसके अंदर वैक्यूम हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, अंदर वाले को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। बाकी आपका यहाँ पे दिखा रखा ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे भाई आयोनाइजेशन के लिए भाई हम लोग यहाँ पे हीटर लगा रखे हैं, ठीक है ना। ये हीटर कैथोड को हीट करने के लिए, हीट करने से क्या होगा भाई, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा हाई वोल्टेज देंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल कर यहाँ से डिस्चार्ज करना स्टार्ट हो जाता है। अब थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए लिखा ना, सोडियम वेपर लैम्प कंसिस्ट ऑफ एन इनर यू शेप्ड ग्लास, मतलब इसके अंदर वाला जो ग्लास होता है उसको यू शेप डिजाइन बोलते हैं भाई यू शेप। अभी देखा ना ये वाला डिजाइन, देखिए यहाँ पे ये वाला डिजाइन भाई, ये यू शेप्ड ही तो है, ऐसा यू शेप डिजाइन है ना, तो इसके बारे में बोल रहा है ये। आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अंदर में जो ट्यूब होता है भाई वो यू शेप्ड का होता है, एंड लिखा ना मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस ग्लास एंड कॉन्टेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटालिक सोडियम। इसमें भाई हम लोग थोड़ा सा मेटालिक सोडियम डालते हैं। तो ध्यान रखना भाई, सोडियम क्या होता है, सोडियम भाई मेरा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा, और ये सॉफ्ट मेटल होता है भाई। और ध्यान देना है कि भाई जब इस सोडियम को हम लोग गर्म करेंगे तो भाई ये सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये वेपर बनेगा भाई। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कपूर है ना भाई, कपूर जिससे हम लोग पूजा करते हैं, तो कपूर क्या है, कपूर में भाई आपका ऊर्ध्वपातन होता है, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, कि कपूर तो आपका सॉलिड है भाई, कपूर जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं ये सॉलिड है, इसको गर्म करेंगे तो भाई डायरेक्ट ही क्या होता है, ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट होता है। ये लिक्विड में कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन ये सोडियम की बात हो रही है, सोडियम को गर्म करेंगे तो भाई पहले ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और फिर लिक्विड से फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी ये सब का यूज इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सोडियम वेपर लैंप में अंदर वाला जो ट्यूब होता है यू शेप्ड का ग्लास ट्यूब होता है भाई, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का बना होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग होता है भाई। और इसमें हम लोग थोड़ा सा सोडियम मेटल डालते हैं, और क्या रहता है, नियॉन गैस भी डालते हैं भाई, एंड 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड भाई, ठीक है। तो अंदर वाले ट्यूब का इसने कंस्ट्रक्शन बता दिया, और अंदर वाले ट्यूब के अंदर 2 चीज फिल किया हम लोगों ने, एक है सोडियम जो कि सॉलिड होता है, और एक है आपका नियॉन गैस भाई। नियॉन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 भाई। तो 10 के हिसाब से देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट 8, मतलब ये क्या है एक तरीके से, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करता भाई, ठीक है ना, इसको नोबल गैस बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे भाई। तो बोलते हैं इनर ट्यूब। अब इनर ट्यूब जो है भाई इनक्लोज्ड विथ एन आउटर ग्लास भाई। अब ये जो इनर ट्यूब है इसके ऊपर भाई एक और इनवेलप ग्लास लगा रखा है, ये भी आपका यू शेप दिखा है, एंड द स्पेस बिटवीन, मतलब जो अंदर वाला
ट्यूब है और जो बाहर वाला ट्यूब है उसके बीच में जो स्पेस उसको इवैक्यूएटेड करते हैं, मतलब उसको भाई हम लोग वैक्यूम बनाते हैं। इवैक्यूएटेड मतलब क्या, सारे के सारे हवा को हम लोगों ने खींच लिया और वहां पे अपने आप वैक्यूम बन जाएगा ताकि कोई भी हीट लॉस ना हो सके। लिखा ना, द हीट लॉस फ्रॉम द इनर ट्यूब भाई। अब आगे बढ़ता है, द प्रेजेंस ऑफ नियॉन गैस। अब यहाँ पे बात हो रहा है भाई कि नियॉन गैस हम लोगों ने क्यों फिल किया, तो बोलता है प्रेजेंस ऑफ नियॉन गैस सर्व टू वेपोराइज द सोडियम बाय प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट हीट। द ग्लास ट्यूब इज यूज्ड ऑफ यू शेप बिकॉज लॉन्ग डिस्चार्ज पाथ आर नेसेसरी। मैंने आपको बताया था भाई सोडियम वेपर लैंप में हम लोग का जो अंदर वाला ट्यूब होता है ना वो काफी लंबा होता है भाई। और यहाँ पे दो डिजाइन है ना, एक तो भाई ये वाला डिजाइन है, ठीक है, इसमें भाई ट्यूब छोटा है। मेरे ख्याल से भाई इसको मर्क्यूरी वेपर लैंप लेके चलते हैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है, तो उसको हटाते हैं। अभी फिलहाल के लिए भाई समझने के लिए भाई बुक में जो थ्योरी दिया उसके हिसाब से अगर समझते हैं तो भाई ये वाला अभी हम लोग डिजाइन लेके चल रहा है। तो भाई देखिए, तो यू शेप यूज करने से अंदर वाला जो ट्यूब है भाई इसका लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए भाई। ये लेंथ बहुत बड़ा है ना, समझे। जैसे हम लोग CFL यूज करते थे ना भाई पहले, एक मिनट भाई, ये बार बार कीड़ा जो है ना, देखिए पहले हम लोग CFL यूज करते थे ना भाई। CFL क्या है, C का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प भाई। CFL का फुल फॉर्म होता है CFL, ठीक है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। मतलब हम लोग का जो ट्यूबलाइट होता था भाई, ट्यूबलाइट को जो फ्लोरोसेंट लैम्प बोलते हैं, लेकिन भाई उसका लेंथ बहुत बड़ा होता है ना, ट्यूबलाइट का लेंथ बड़ा होता है भाई। तो उसको हम लोग छोटा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का डिजाइन यूज करते थे ना उसमें, समझ गए, 3-4 घुमाया जाता था ना भाई उसमें। मतलब एक बड़ा सा ट्यूब है भाई, उसको आप क्या कर दिया, ऐसे घुमा दीजिए आप एक तरीके से, तो छोटा बन जाएगा आपका, लेकिन जो ट्यूब का साइज है वो अभी भी उतना ही रहता है। क्लियर हुआ, बताइए। देखिए तो एक ऐसे घुमा हुआ, एक ऐसे घुमा, एक ऐसे, मतलब टोटल 3 है भाई। तो इसे घुमा के रखने से क्या हो, साइज तो छोटा हो गया, लेकिन भाई ट्यूब जो है अभी भी कितना है, उतना ही भाई। या फिर ऐसे गोल गोल घुमा दिया हम लोगों ने, तो उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं भाई। और ट्यूबलाइट क्या होता है, लंबा होता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है भाई, लेंथी हो जाता है। तो ये भाई ट्यूब के लेंथ को बड़ा करने के लिए भाई हम लोगों ने यू शेप वाला डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग को चाहिए भाई, लंबा चाहिए, यहाँ पे लेंथ लंबा चाहिए और ये पतला होना चाहिए। क्यों होता है अभी रीज़न समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, बुक के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वही लिखा है भाई, यहां से पढ़ते, द ग्लास ट्यूब इज यूज्ड ऑफ यू शेप बिकॉज लॉन्ग डिस्चार्ज पाथ आर नेसेसरी। हम लोग को लॉन्ग पाथ चाहिए भाई यहाँ पे डिस्चार्ज का। दिस लैम्प इज यूज्ड हॉरिजेंटली टू हेल्प द सोडियम व्हेन स्प्रेड अलोंग द ट्यूब। भाई पहले कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि इसको हम लोग हमेशा हॉरिजेंटल कन्फिग्रेशन में ही क्यों यूज करते हैं। हॉरिजेंटल तो ऐसे भाई, समझ में, इसको कभी वर्टिकल ऐसे खड़ा करके नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से वर्किंग स्टार्ट हो गया। When the supply is given, जैसे हम लोगों ने सप्लाई दिया भाई to the lamp, the discharge take place in the neon gas। भाई सबसे पहले आप समझिए, नियॉन जो है भाई, नियॉन ये अपने आप में गैस है, ठीक है, लेकिन जो सोडियम इसमें डाल रखा है हम लोगों ने वो अपने आप में सॉलिड है भाई। क्योंकि बल्ब अभी बंद था ना भाई, हमारे रात से बंद है भाई, रात से बंद है, मतलब क्या, बल्ब पूरा ठंडा पड़ा होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा भाई। क्लियर है, तो सोडियम भाई इसमें सॉलिड होंगे। मान लेते हैं ऐसे सोडियम थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं पे पड़ा होगा भाई, ठीक है, सॉलिड है। लेकिन जो नियॉन है भाई वो आपका गैस है ना, तो वो अभी भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे भी गैस होगा। तो भाई जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से सप्लाई दिया, तो भाई सबसे पहले, और सप्लाई का मतलब क्या, हाई वोल्टेज सर्ज, ठीक है भाई, हाई वोल्टेज हम लोग सर्ज दे रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे चोक लगा है, इसमें दिखाएं, लिखा ना हाईली रिएक्टिव ट्रांसफॉर्मर भाई, तो यहाँ से सप्लाई जा रहा है। तो जो नियॉन है, नियॉन जो है भाई, ठीक है, इसके बैलेंस बैंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भाई इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हम लोगों ने। मान लो प्लस है, इधर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा ना, समझ गए। तो इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा भाई, फोर्स में तो बाहर निकल जाएगा, ये इधर उखड़ जाएगा भाई, तो ये आयंस बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो भाई जैसे इसमें हाई वोल्टेज सर्ज देंगे, तो भाई सबसे पहले मेरा क्या होगा, नियॉन गैस के चलते डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे पूरा पूरा आर्क लग गया है। और इसमें जो छोटे छोटे सॉलिड सोडियम है भाई, क्योंकि डिस्चार्ज आ चुका है, मतलब भाई आर्क लग चुका है, तो भाई यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो सोडियम है, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये सोडियम सॉलिड से कहाँ जाएगा, पहले लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड से फिर किस में जाएगा, गैस है, फिर ये वेपर में कन्वर्ट होगा भाई। क्लियर हुआ, तो समझिए
जैसे ही हम लोगों ने इनिशियल स्टेट में भाई यहाँ पे सप्लाई दिया तो सबसे पहले इसमें जो डिस्चार्ज हो रहा है यानी जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो नियॉन गैस के चलते होता है भाई, इसीलिए इसका जो इनिशियल कलर होता है ये आपका पिंक कलर का होता है भाई। देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा दिखाता हूँ मैं। सोडियम वेपर लैंप का जो इनिशियल स्टेट होता है वो आपका इस तरीके का कलर होता है भाई, लाइट पिंक। क्लियर है? क्योंकि भाई अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, नियॉन का एक तरीका, मतलब नियॉन गैस का एक तरीके आयनाइजेशन हुआ भाई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा भाई, सोडियम जो है आपका सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होते ही क्या होगा, सोडियम का भी फिर आयनाइजेशन हो जाता है, और एट द एंड फिर सोडियम का आयनाइजेशन के बाद क्या मिलेगा आपको, येलो कलर मिलता है भाई। और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिर्फ एक ही कलर ये प्रोड्यूस करता है, येलो कलर का। ठीक है भाई, तो इसको स्टार्ट होने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है, इसको भी दिमाग में रखना भाई। ठीक है, क्योंकि पहले नियॉन के चलते आयोनाइजेशन हुआ, फिर उसके चलते टेम्परेचर बढ़ रहा भाई, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने चलते फिर सोडियम जो है आपका सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वेपर मतलब फिर सोडियम का एक आयोनाइजेशन होने के बाद आपको येलो कलर मिलेगा भाई। तो ये लिखा ना कि भाई पहले जो डिस्चार्ज होता है वो नियॉन गैस का होता है, एंड द रेड ऑरेंज, ठीक है भाई, ये कलर होता है रेड ऑरेंज ग्लो प्रोड्यूस। तो इनिशियल कलर ऐसा होता है, नियॉन जब आयोनाइजेशन था उसके कारण भाई। और जैसे ही हम लोग लिखा ना, द मेटालिक सोडियम ग्रेजुअली वेपराइज, और ये सॉलिड से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर वेपर बनेगा भाई, एंड देन आयोनाइजेस, फिर सोडियम का भी आयोनाइजेशन होगा, और इसके चलते भाई जो हम लोग का लाइट प्रोड्यूस होगा वो होता है येलो कलर। ठीक है, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, मतलब सिंगल कलर ये प्रोड्यूस करता है भाई। बाकी इधर हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन देख लिया था हम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। दिस लैम्प इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लैम्प बिकॉज इट इमिट अ लाइट ऑफ येलो कलर ऑफ द वेवलेंथ। भाई येलो का ये होता है वेवलेंथ, ठीक है ना, ये सब पे हम लोग बात कर रखा ऑलरेडी। पूरा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो कितने से कितने, 7000 एंजिस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंजिस्ट्रॉम तक होता है भाई, या फिर 4000 एंजिस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंजिस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द लैम्प टेक्स अबाउट, भाई ये लैम्प जो है कितना समय लेता है पूरा, मतलब येलो कलर प्रोड्यूस करने तक, मतलब फाइनल भाई मर्क्यूरी के आयनाइज होने तक, तो भाई 5 से लेकर 6 मिनट फॉर स्टार्टिंग, एंड टेक्स अबाउट 15 मिनट फॉर कमिंग फॉर ब्रिलियंसी, मतलब फुल एक तरीके से येलो कलर में आने में 15 मिनट तक का समय लगता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। द लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प इज 50 लुमेन पर वॉट एंड इट्स एवरेज लाइफ इज अबाउट 3000 वर्किंग आवर। आगे बढ़ता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है इसका कितना है भाई, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए बताया था भाई कि ये हॉट कैथोड लैम्प कहलाता है। ठीक है भाई, इसमें टेम्परेचर अच्छा खासा राइज हो जाता है। एंड द लैम्प आर मैन्युफैक्चर इन द रेटिंग ऑफ, भाई मार्केट में कितने कितने वॉट के मिलेंगे, ये 40 वॉट, 60 वॉट, 85 वॉट और 140 वॉट के मिलते हैं भाई। अब आगे बढ़ता है। The cathode heating transformer is used to send a high voltage about 480 volt at the time of starting। भाई स्टार्टिंग में हम लोग चाहिए ना नियॉन को एक तरह आयनाइज करने के, भाई तो हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा हाई वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज किया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग द लैम्प सो दैट द लुमिनस डिस्चार्ज इनसाइड द ट्यूब टेक प्लेस अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन, नॉर्मल रेटेड वोल्टेज इज गिवन टू द लैम्प भाई। और एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएगा ना, एक बार भाई इसमें डिस्चार्ज आ गया, मतलब भाई एक बार ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, क्योंकि भाई आर्क लगा हुआ ना तो इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और रेजिस्टेंस लो है तो सीधी सी बात है भाई इसको फिर से, मतलब यहाँ पे करंट को फिर से मिनिमाइज करने के लिए भाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, चोक लगाना, यहाँ पे पहले से चोक लगाना, तो ये करंट को भी लिमिट करने का काम करता है, और स्टार्टिंग में भाई सर्ज पैदा करने का काम करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज। तो ये भाई फ्लोरोसेंट लैम्प में जो समझा ना वही सब यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोरोसेंट लैम्प को एक बार आप देखिएगा, फिर से एक बार रिवीजन की, वहाँ पे सारा चीज बता रखा है मैंने। मतलब स्टार्टिंग भाई हम लोग हाई वोल्टेज सर्च चाहिए, एक बार ये ऑन हो गया फिर उसके बाद भाई हम लोग का नॉर्मल वोल्टेज सफिशिएंट होता है सार को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है फंक्शन ऑफ चोक। तो फंक्शन ऑफ चोक क्या है भाई, तो पहला भाई ये लिमिट द करंट, एक बार ये भाई आयनाइज हो गया तो भाई चोक का काम होता है करंट को लिमिट करना, विच टेंड टू इंक्रीज द ड्यू टू द नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस भाई। क्योंकि अगर आप चोक नहीं लगाते हैं तो भाई यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा घटते चला जाएगा, और घटते 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 इतना घट जाए शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसको लिमिट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे चोक लगाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। द कंडेंसर इज यूज्ड टू, भाई जो भी हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया उसका काम है पावर फैक्टर इंप्रूव करना, विच बिकम एज लो एज 0.3। अगर आप नहीं लगाते हैं कैपेसिटर तो भाई आपका पावर फैक्टर 0.3 तक चला जाता है। क्यों भाई, चोक के चलते और ट्रांसफार्मर के चलते भाई। अब आगे बढ़ते हैं। दीज लैम्प्स आर सुटेबल फॉर एसी सप्लाई ओनली। भाई इसको ज़्यादातर हम लोग एसी में यूज़ करते हैं, क्यों भाई, डीसी पे यूज़ करते हैं, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज लैम्प्स आर यूज्ड फॉर जनरल आउटडोर लाइटिंग। भाई इसको हम लोग कभी भी इंडोर लाइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब अपने रूम हॉल ऐसा में यूज़ नहीं करेंगे भाई, हमेशा आउटडोर, मतलब
स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है भाई, हाईवे ये सब पे यूज करते हैं। वेयर कलर डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, दीज लैम्प आर नॉट सुटेबल फॉर इंडोर लाइटनिंग भाई। और इसके चलते जो कलर पैदा होता है इसको भी आप देख लीजिए, कलर कैसा आता है भाई इसके चलते, ठीक है। ये कलर तो देख लिया हम लोगों ने, अगर आप इसको देखते हैं रियल लाइफ में तो भाई कुछ इस तरीके का होगा, पूरा येलो कलर का, ठीक है। और वही मर्क्यूरी वेपर लैम्प की बात करें तो इस तरीके का होता है भाई, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी आपका डिस्चार्ज लैम्प है, लेकिन भाई इसको भी हम लोग आउटडोर में ही यूज करते हैं। पहले ये सब जो बुक में दिया ना उस पर थ्योरी पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग अपने फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। और मे भी कि भाई थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा तो 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है भाई आपका यहाँ पे मर्क्यूरी वेपर लैम्प। तो मर्क्यूरी वेपर लैम्प भाई जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है आपका, देख लीजिए। इसमें भी 2 ट्यूब होते हैं, एक अंदर वाला ट्यूब, एक बाहर वाला ट्यूब। और अंदर वाला ट्यूब और बाहर वाले ट्यूब के बीच में हम लोगों ने अगेन यहाँ पे वैक्यूम एक तरीके से मेंटेन किया हुआ है ताकि अंदर का गर्मी बाहर न जाए। ओके, अगेन यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, और यहाँ भाई चोक लगा रखा है हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये भाई आपका मेन इलेक्ट्रोड है, ये आपका मेन इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से भाई ये कनेक्टेड है तार निकाल करके, मतलब इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड हुए तार बाहर निकला हुआ है, ये चोक से होते हुए ये यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे है, ठीक है भाई। तो यहाँ से कनेक्शन निकाल करके ये आपका यहाँ पे लिया हम लोगों ने। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स है भाई, एक ये वाला एक ये वाला, इसको भाई इलेक्ट्रोड 1 बोल देते हैं। ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है, यानी इनको हम लोग बोलेंगे मेन इलेक्ट्रोड्स, लिखा ना मेन इलेक्ट्रोड्स, ये 1 वाला ये 2 वाला। अब यहाँ पे देखिए भाई ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसको अब ध्यान से देखिए, हल्का सा गैपिंग है भाई, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। और इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस है भाई, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस है हम लोग का, ठीक है। और यहाँ से तार निकाल करके यहाँ से भाई फिर हम लोगों ने बाहर निकाल रखा है, क्लियर है। तो ये जो नीचे वाला वायर है भाई चोक से होते हुए डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड 1 पे जा रहा है भाई। और ये वाला देखिए जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये सॉरी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है भाई, यहाँ से तार निकाल रेजिस्टेंस में होकर के आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, इस वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होकर के ऐसे आ रहा है भाई। अब देखिए स्टार्टिंग में और एक चीज समझना भाई, ये जो ट्यूब होता है ना इसमें, ये ट्यूब थोड़ा सा मतलब इसका लेंथ छोटा होता है, ध्यान देना है, लेंथ छोटा होता है भाई, क्योंकि इसमें यू शेप का यूज नहीं हो रहा है हम लोग का, ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेट यूज हो रहा है। तो भाई इसका लेंथ छोटा होता है और ये थोड़ा सा मोटा होता है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है। उसमें क्या था, सोडियम वेपर लैम्प में क्या था भाई, ट्यूब जो था उसका लेंथ लंबा था और ट्यूब पतला था भाई। लेकिन ये क्या है भाई, ट्यूब का जो डायमीटर है ये मोटा है और छोटा है साइज इसका। अब देखिए ये स्टार्ट कैसे होगा, तो इसके अंदर भाई अगेन इसके अंदर हम लोग का आर्गन प्लस मर्क्यूरी, ठीक है भाई, आर्गन प्लस मर्क्यूरी एक तरीके भरा हुआ है। और मर्क्यूरी हम लोग को पता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है भाई। यानी मान लेते हैं रात भर से बंद है तो भाई ठंडा पड़ा हुआ, यानी रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ भाई, तो इसमें लिक्विड जो होंगे, सॉरी जो मर्क्यूरी होगा भाई लिक्विड फॉर्म में होगा, और आर्गन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई दिया, सप्लाई देते ही क्या होगा, क्योंकि भाई हम लोग का मर्क्यूरी एक तरीके लिक्विड है भाई, लिक्विड को वेपर बनाना है तो भाई गर्मी चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर तो भाई अभी है नहीं, तो भाई मर्क्यूरी को आप यहाँ पे आयनाइज नहीं कर सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, सही बात है। अब पहले समझिए भाई, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया ना, तो भाई यहाँ पे देखिए ये जो आपका मेन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड 1, ठीक है, और ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है भाई, इनके बीच में बहुत हल्का सा गैपिंग मेंटेन है, यहाँ पे हल्का सा गैपिंग मेंटेन है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी हम लोगों ने सप्लाई दिया भाई, इसके चलते क्या होगा, ये सबसे पहले आयोनाइज होगा, क्लियर है, ये सबसे पहले आयन, भाई गैपिंग बहुत कम है ना, तो यहाँ पे भाई जो भी आपका आर्गन गैस होगा वो आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइज हो कैसा होता है, क्या यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्पार्क पैदा होगा भाई, यानी यहाँ पे हम लोग का आर्क लगेगा, इस वाले पॉइंट पे आर्क लग गया भाई। और यहाँ पे आर्क लगने के चलते क्या हो रहा है, आसपास में जो भी भाई मर्क्यूरी होंगे जो लिक्विड स्टेट में होंगे वो गर्म होना स्टार्ट होंगे भाई, इस चिंगारी के चलते वो गर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या कि भाई मर्क्यूरी जो है वो आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, क्लियर हुआ। और एक बार ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब इसका थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए लिखा ना, द ऑपरेशन ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैम्प एंड द फ्लोरोसेंट लैम्प इज based on the excitation of atom of the some gaseous medium भाई फ्लोरोसेंट लैम्प में भी हम लोगों ने मर्क्यूरी फिल किया हुआ था ना, मर्क्यूरी प्लस आर्गन, और यहाँ भाई हम लोग मर्क्यूरी प्लस आर्गन फिल कर रहे हैं।
तो अब ये थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को यहाँ पे रिवाइज करवा रहा है भाई, कि भाई लिखा ना, द ऑपरेशन ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैम्प एंड द फ्लोरोसेंट लैम्प इज बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन ऑफ द एटम ऑफ सम गैसियस मीडियम. It is worth mentioning that the frequency and the wavelength of the radiation of the given out by the different atom depend upon the level of the excitation. देखिए भाई क्या कह रहा है, हम लोगों ने बात किया था कि भाई जो मर्क्यूरी एटम है, जो मर्क्यूरी एटम है भाई, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को अगर भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग करके, भाई बाहर, भाई जैसे आम को हम लोग तोड़ते हैं ना, आम को कैसे तोड़ते हैं भाई, पत्थर मारते हैं, तो भाई पत्थर आम पे लगता है, सही बात है, और आम भी टूट के नीचे गिर जाता है. तो उसी तरीके से आप सोचिए, इधर हम लोग का होना चाहिए भाई वो पेज जहाँ पे हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है. देखिए यहाँ पे ये भाई हम लोग का मर्क्यूरी का एटम है, ऐसे समझिए. इधर से भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भाई इस इलेक्ट्रॉन में, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इससे टकराया भाई, ये टकराते क्या होगा कि भाई इसको बाहर निकाल देगा, मतलब ये एक्साइटेड हो गया भाई. और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये वापस से अपने पुराने स्टेट में आएगा, मतलब डी एक्साइटेड होगा भाई. तो जब ये डी एक्साइटेड होगा मतलब मान लो बाहर निकल गया, और कुछ समय के बाद फिर से वापस आ रहा है अपने वैलेंस बैंड में, तो भाई ये क्या करता है, जो भी एनर्जी इसने गेन किया था उसको भाई इमिट करेगा, और उस एनर्जी का भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी होगा. और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भाई फॉर्मूला यूज करके जब इसका वेवलेंथ चेक करेंगे, तो भाई जो वेवलेंथ है किस में आता था, यूवी रेज में आता था भाई. और इस यूवी रे को फिर विजुअल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इधर किनारे किनारे भाई व्हाइट कलर का जो पाउडर यूज किया था हम लोगों ने, यानी फॉस्फोर का कोटिंग यूज किया था, वो यूवी लाइट को क्या करता था, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता था भाई. समझ में आया बात को. तो वही चीज है कि भाई अगर कोई, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब भाई हम लोगों ने मर्क्यूरी भर रखा है, तो भाई इधर से जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो एक तरीके से वैलेंस बैंड में है भाई, इसके अंदर और भी जो ऑर्बिट्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उसको भाई धक्का देकर के बाहर निकालता है. धक्का देना मतलब क्या, ओवर एक्साइटेड कर रहा है वो, ठीक है. और फिर वो वापस से जब वो पुराने स्टेट में आएगा, मतलब डी एक्साइटेड होकर ग्राउंड लेवल पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा भाई, तो एनर्जी बाहर रिलीज करता है. और ये एनर्जी कुछ ना ईएमआर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं भाई, और इसका कुछ एनर्जी होता है, उस एनर्जी का भाई अपना कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा. और ये जो वेवलेंथ है भाई आपका यूवी रेज भी हो सकता है, विजुअल लाइट भी हो सकता है ना भाई, किसी भी रेंज में आ सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है. डिपेंड करता है भाई आपने यहाँ पे कौन से एटम का, यहाँ पे मतलब कौन से एलिमेंट का भाई एटम रखा हुआ है, ठीक है ना. इस सब पे बात किया भाई हम लोगों ने. तो अभी हम लोग आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर. बस यहाँ पे भाई थोड़ा सा रिवीजन करवाया गया है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, ऐसे यहाँ पे कोई नीड है नहीं भाई इसका, ठीक है ना. तो ये सब यही लिखा हुआ है. तो बोलता है इन केस ऑफ मर्क्यूरी, अगर हम लोग भाई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी एटम यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी भाई गर्म करते वेपर बनेगा, तो भाई मर्क्यूरी वेपर अलोन एक्साइटेशन टू डिफरेंट लेवल इज पॉसिबल. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेवलेंथ रेडिएटेड बाय द एक्साइटेड मर्क्यूरी एटम. भाई अगर हम लोग एक्साइटेड मर्क्यूरी, भाई ये मेरा मान लेते हैं मर्क्यूरी का एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं भाई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्साइट करते हैं, मतलब बाहर से इसको भाई धक्का देकर बाहर निकालते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, तो भाई जब वापस पुराने स्टेट में आएगा, तो भाई कितने तरीके का ये वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल सकता है, फिर जनरेट कर सकता है, उसके बारे में बोल रही है. तो ये लिखा है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेवलेंथ रेडिएटेड बाय द एक्साइटेड मर्क्यूरी वेपर एटम इंक्लूड, देख लीजिए कितना है, 2537 एंजिस्ट्रॉम, या फिर कहिए 4358 एंजिस्ट्रॉम, या फिर कहिए 4047 एंजिस्ट्रॉम. भाई इस वेवलेंथ का एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल सकता है, इमिट कर सकता है ये. तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दो जो है ना भाई, क्योंकि हम लोग पता है विजिबल रेंज किससे कहां से लेकर कहां तक है, 4000 एंजिस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंजिस्ट्रॉम, ठीक है भाई. ये वेवलेंथ है, लैम्डा है ये. तो भाई देखिए, तो ये दोनों आपके विजिबल रेंज में आ रहे कि नहीं आ रहे, क्लियर हुआ. तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, आउट ऑफ दीज वेवलेंथ द फर्स्ट फॉल इन अल्ट्रावायलेट रेंज. भाई ये विजुअल रेंज में है नहीं, ये किस में आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आ रहा है भाई. तो ये यूवी लाइट देगा हम लोग को, और यूवी लाइट भाई नेकेड आई से दिखता नहीं, तो भाई हम लोगों को कोई काम का नहीं है. द लास्ट 3 बीइंग्स फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम. अब लास्ट 3 मतलब ये तो भाई गलत लिखा, 1500 का भी विजुअल रेंज में आता ही नहीं भाई, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, 4000 करके कुछ होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है वहाँ पे. वही बोल रहा है लास्ट 3 बीइंग फ्रॉम द विजुअल स्पेक्ट्रम गिविंग ग्रीन, मतलब ये ग्रीन कलर है भाई, फिर ये वाला ब्लू कलर है, और ये वाला फिर वायलेट कलर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट रेडिएशन इज प्रीडोमिनेंट इन लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर. भाई अगर आप ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसमें भाई आपने मर्क्यूरी कम मात्रा में रखा भाई, मतलब कम मात्रा मतलब क्या, मैटर बहुत कम है, मैटर कम है तो प्रेशर भी तो कम होगा भाई. गैस का आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
भाई मान लेते हैं 5 kg वाला आपके पास टंकी है, उसमें भाई मान लेते हैं आपने सिर्फ आधा kg गैस भरवाया भाई, तो अंदर में भाई एटम्स कम है ना, तो एटम्स कम है तो प्रेशर भी तो कम होगा। आधा kg गैस का भाई कितना प्रेशर होगा, बहुत कम होगा भाई। लेकिन भैया 5 kg टंकी है भाई, 5 kg गैस भरवा दिया आपने, भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ना, आप रेगुलेटर खोलेंगे भाई पूरा प्रेशर बाहर आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि भाई कहाँ पढ़ रहे थे आप, पढ़िए यहाँ से पढ़िए, द फर्स्ट रेडिएशन इज प्रीडोमिनेंट इन लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर। मतलब अगर आप भाई मर्क्यूरी का मात्रा बहुत कम रखते हैं अपने डिस्चार्ज ट्यूब में, तो भाई उस केस में ज़्यादातर जो वेवलेंथ निकलता है वो कौन सा निकलता है, ये वाला भाई 4500। ठीक है, मतलब ये ग्रीनिश कौन सा कलर है भाई, ये ग्रीन कलर का निकलेगा भाई। ठीक है ना, ग्रीन कलर का आपको लाइट देखने को मिला ज़्यादातर वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लो प्रेशर में आपका इस वेवलेंथ का भाई रेडिएशन निकलता है। और वही अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे भाई, यहाँ पढ़ रहे थे, फर्स्ट रेडिएशन इज प्रीडोमिनेंट इन लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर वर्किंग एज अ फ्लोरोसेंट लैम्प। क्योंकि भाई फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर आपका प्रेशर बहुत लो होता है, ध्यान देना है, समझना है बात को। अब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट 3 इमिटेड, एक मिनट भाई, एक मिनट, हम लोगों ने गलती कर दिया ना भाई, यहाँ पे लिखा ना द फर्स्ट रेडिएशन तो भाई ये वाला है ना, ये यूवी लाइट है भाई, समझे। और यूवी लाइट कहाँ निकलता है, जब मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी मतलब Hg भाई, इसका प्रेशर बहुत कम है, मतलब इसका मात्रा बहुत कम है भाई। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प में भाई। फ्लोरोसेंट लैम्प में भाई लो प्रेशर होता है, मतलब मर्क्यूरी वहाँ पे बहुत हल्का सा डाला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को यूवी लाइट देखने को मिलता है। यूवी लाइट को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करना है, फॉस्फोरस का कोटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट 3 एमिटेड इन केस ऑफ हाई प्रेशर। भाई आपको अगर ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर चाहिए भाई, या फिर कहिए 4358, 4047, 4561, इस तरीके का भाई वेवलेंथ चाहिए, तो भाई इसके लिए मुझे मर्क्यूरी का मात्रा ज़्यादा रखना पड़ेगा। मर्क्यूरी ज़्यादा रखना पड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा भाई। तो हाई प्रेशर लैंप में, मतलब हाई प्रेशर लैंप में भाई आपका ये रिमेनिंग 3 जो है वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकलते हैं। कितना प्रेशर होना चाहिए, तो भाई 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 5.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर मतलब 0.00, ठीक है, वैसे रेंज होता है 0.001 तक, या फिर यहाँ से लेके 0.01 तक भाई, इतना ही होता है, मतलब काफ़ी लो होता है ये, और इसमें भाई आपका काफ़ी हाई है। अब आगे बढ़ता है। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स भाई हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग सप्लाई दिया तो सबसे पहले यहाँ पे भाई स्पार्किंग होता है, जो मेन इलेक्ट्रोड है और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, इनके बीच में स्पार्किंग होता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन भाई, कंस्ट्रक्शन समझाई दिया मैंने आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझा दिया है। वर्किंग पे आते हैं, लिखा ना, व्हेन द सर्किट इज एनर्जाइज्ड द सप्लाई वोल्टेज अपीयर बिटवीन द मेन इलेक्ट्रोड Mark 1 एंड द स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो जैसे ही आपने यहाँ से सप्लाई दिया भाई, तो हम लोग का जो वोल्टेज, जो भी सप्लाई वोल्टेज भाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि भाई सर्किट ओपन है ना अभी, तो यहाँ पे भाई गैपिंग काफ़ी कम है, तो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब यहाँ पे स्पार्किंग लग गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, और टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब क्या, मर्क्यूरी मेरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा भाई। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन के लिए भाई एक तरीके से वो भी रेडी हो रहा है। तो वही लिखा है कि भाई जैसे सप्लाई दिया तो भाई, तो आपका जो वोल्टेज है वो कहाँ आएगा, कहाँ अपीयर होगा, तो इलेक्ट्रोड मार्क 1 और स्टार्टिंग ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। द आर्गन कमिंग बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड इज इमीडिएटली आयनाइज्ड, क्योंकि भाई आर्गन मेरा गैस है ना, तो इतना वोल्टेज पे आयनाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल एंड अ ग्लो अपीयर बिटवीन द सेड इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड 1 और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इसके चलते स्मॉल करंट फ्लो का, वही स्मॉल करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टार्टिंग रजिस्टर भाई इन सीरीज की। भाई करंट भाई छोटा करंट बहेगा, कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा ना, एक लिमिट करके रखे भाई करंट को, समझ में आया। तो ये है कि स्टार्टिंग कर मतलब काफ़ी स्मॉल करंट बहेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इन बिल्डिंग अप अ प्रेशर। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, जो आर्गन गैस है भाई वो एक्सपेंड होगा ना। कोई भी गैस को गर्म करते हैं एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मतलब वो जो ट्यूब है भाई, अंदर वाला जो ट्यूब है उसके दीवार पे वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ते आ रहा है। करंट के चलते भाई एस का आर लॉस हुआ, चलते भाई हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के चलते प्रेशर बढ़ रहा है अंदर का, ड्यू टू द हीटिंग। मतलब ये आर्गन गैस भी एक तरीके से भाई एक्सपेंड हो रहा है, और मर्क्यूरी हीटिंग होने के कारण भाई ये जो वेपर बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये भाई प्रेशर बढ़ रहा है अंदर में। तो ये दिस रिजल्ट इन बिल्डिंग अप प्रेशर ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ मर्क्यूरी विच इज ओरिजिनली इन कंडेंस फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होता है कि रूम टेम्परेचर में हमेशा कंडेंस फॉर्म ही होगा ना, मतलब लिक्विड। भाई आगे बढ़ता है। अल्टीमेटली मतलब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है भाई, बस ये समझिए आप। अल्टीमेटली द मीडियम बिटवीन द
मेन इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द टू। और एक ऐसा टाइम आएगा भाई, ऐसा टाइम आएगा कि भाई आपका ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है आयोनाइज्ड हो जाएगा। और जैसे ही आयोनाइज्ड होगा तो भाई इसको ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया ना, तो इधर से कभी जाएगा नहीं भाई, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई रेजिस्टेंस पाथ मिला हुआ ना, तो इस पाथ को भाई ये ब्रेक कर देगा, सारा डिस्चार्ज ऐसी होगा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रोड से ये वाले इलेक्ट्रोड, मतलब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आर्क लग गया भाई, तो उसका रेजिस्टेंस मेरा काफी लो होता है। तो भाई अगेन करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने चोक लगा रखा है, ठीक है। तो ये भाई कि लिखा ना, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। आगे बढ़ता है, इट इज नो लॉन्गर कंट्रोल बाय द हाई रेजिस्टेंस। भाई जो हाई रेजिस्टेंस लगा रखा था ना, वो अपने आप कट आउट हो जाएगा, बट बाय द चोक। भाई अब चोक जो है मेन करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। आगे बढ़ता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द आयोनाइज्ड मीडियम इज मच स्मॉलर। भाई हम लोग पता है जो भी आयोनाइज्ड मीडियम भाई इसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड द करंट चूजेस द लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, ऐसा समझा दिया। आगे बढ़ता है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर भाई पावर फैक्टर इंप्रूव करना, और नहीं लगाएंगे भाई तो वही है लो हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि हाई इंडक्टेंस है सब चोक के कारण, है ना। आगे बढ़ते हैं, द लैम्प डिस्कसेबल इज कॉल्ड एमए टाइप, इसको एमए टाइप बोलते हैं भाई, ठीक है। और रेटिंग कितना होता है, 250 से लेके 400 वोल्ट तक होता है, और ये हम लोग ज़्यादातर एसी मेन्स वोल्टेज पे ही यूज़ करते हैं भाई। कितना वोल्ट चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, 230 वोल्ट भाई। तो देखिए सोडियम वेपर लैम्प भी भाई हम लोग एसी पे ही यूज़ कर रहे हैं, मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी हम लोग एसी पे ही यूज़ कर रहे हैं, और डीसी पे क्यों यूज़ करते हैं इस पर बात करेंगे, सभी क्वेश्चन पे भाई हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, एक तो भाई कि इसको एसी पे ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कि भाई इसको हम लोग वर्टिकल या फिर कहीं हॉरिजॉन्टल में ही क्यों यूज़ करते हैं। सोडियम को भाई हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग हमेशा वर्टिकल में ही क्यों यूज़ करते हैं, सब बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ही बात करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब एनर्जी नहीं है। आगे बढ़ता है, अब यहाँ पे कुछ कॉजन दिया हुआ है, द लैम्प शुड ऑलवेज बी माउंटेड वर्टिकली, ठीक है भाई, वर्टिकली यूज़ करना है, अदरवाइज द इनर ट्यूब कैन बी डैमेज, अंदर वाला ट्यूब डैमेज हो सकता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ता है, क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है बात करेंगे। आगे बढ़ता है, द टाइम टेकन ड्यूरिंग स्टार्टिंग, भाई स्टार्ट होने में कितना समय लगता है, 5 to 6 मिनट, ठीक है। एंड द सोर्स विल नॉट स्टार्ट वर्किंग अगेन इफ द सप्लाई, ये भी क्वेश्चन है भाई कि एक बार आपका, जैसे भाई देखिए फिलामेंट लैम्प में क्या है कि भाई मान लेते हैं एक क्षण के लिए लाइट कट गया, तो भाई जैसी लाइट आएगा वो तुरंत जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई कि एक बार मतलब एक क्षण के लिए ही लाइट कटा ना, तो दोबारा भाई मतलब मान लेते 1 सेकंड के लिए लाइट कटा तुरंत आ गया भाई, ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है ना भाई कि 1 सेकंड के लिए लाइट कटा दोबारा आ गया। तो भाई इस केस में यानी सोडियम वेपर लैंप हो या फिर आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप हो, एक क्षण के लिए भी अगर आपका पावर कटा तो भाई, और एक क्षण के बाद तुरंत पावर आ गया भाई, तो ये फिर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है भाई। इसको स्टार्ट करने के लिए फिर से इसको ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा होने के बाद, ठंडा होने मतलब अंदर का प्रेशर कम रहा है भाई, और प्रेशर जब लो होगा तब जाके स्टार्ट होता है भाई। क्लियर है, इस पर बात करेंगे हम लोग क्यों ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, जब तक कि प्रेशर अंदर का लो ना हो जाए तब तक स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे भाई टेम्परेचर दे रखा है भाई, क्योंकि ये हॉट कैथोड लैंप होते हैं, डिस्चार्ज लैंप है लेकिन भाई हॉट कैथोड लैंप है ना, तो भाई इनका टेम्परेचर कितना होता है, 650 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एफिशिएंसी कितना है, 40 ल्यूमेन पर वॉट होता है भाई। और यहाँ पे लिखा ना, इफ चोक इज मिसिंग, अगर आप चोक नहीं लगाते भाई, तो भाई चोक क्योंकि करंट को लिमिट करने का काम कर रहा था ना, अगर आपने चोक को ही हटा दिया तो ये द करंट थ्रू द आयोनाइज्ड मीडियम विल गो ऑन इंक्रीजिंग बियॉन्ड कंट्रोल, दस परमानेंटली डैमेज द बल्ब, खराब कर देगा आपके बल्ब को। अब कलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कलर पूछा जाता है भाई ये है ब्लूइश पेले, ठीक है भाई, ठीक है, विच गिव अननेचुरल अपीयरेंस टू द लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब इसको इंडोर लाइटनिंग में हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, इसको भाई हम लोग बाहर में ही यूज करते हैं। और ये लिखा ना कि भाई द लैम्प इज सुटेबल फॉर एसी मेनली, भाई इसको ज़्यादातर हम लोग एसी पे ही यूज़ करते हैं। कलर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का होता है भाई, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का कलर होता है इसका। तो ये आपका सोडियम वेपर लैम्प भी, सॉरी मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी भाई आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें एक और टाइप्स बताया भाई, दूसरा टाइप्स बताया गया है। ये दूसरा टाइप भाई हम लोग के लिए काम का नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग को चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कर लिया हम लोगों ने। इसका थोड़ा समझा देता हूँ, ये क्या है दूसरा टाइप क्या है भाई। इसमें देखिए आप, इसमें कुछ नहीं, आपका सेम कंस्ट्रक्शन है भाई, देख लीजिए आपका अंदर में छोटा सा ट्यूब है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे एक टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये थर्मल स्विच है, ठीक है ना, बस यही आपका अंतर है। उसमें क्या था भाई, एक अलग से रजिस्टर लगा रखा था हम लोगों ने,
और यहाँ पे भाई आपका रेजिस्टर हटा करके एक टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया, यहाँ पे थर्मल स्विच है, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले अपना टारगेट पूरा करते हैं भाई। अब आते हैं हम लोग नियॉन लैम्प के बारे में। तो नियॉन लैम्प क्या है, इसको हम लोग भाई कोल्ड कैथोड लैम्प बोलते हैं। जैसे इंडिकेटर आपने देखा होगा ना, इंडिकेटर में भाई या फिर जो टेस्टर यूज करते हैं हम लोग, उसमें आपने इस तरीके का लैम्प देखा होगा आपने, देखिए ये है आपका नियॉन लैम्प भाई, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, लोहे के आयरन के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में हल्का सा गैपिंग होता है भाई। तो अच्छा खासा वोल्टेज मतलब 230 वोल्ट पे क्या है, यहाँ पे बीच में आयनाइज होता है, तो भाई ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है रेड ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो इसको हम लोग नियॉन लैम्प बोलते हैं भाई, सब लैम्प है। और ये जो है आपका नियॉन ट्यूब है भाई, ठीक है, अलग अलग कलर का आपको इस तरीके का ट्यूब मिलता है। इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करना भाई, तो ये सारे के सारे नियॉन ट्यूब्स के कारण होता है, ठीक है भाई। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है, देख लीजिए, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा आता है भाई। ये ट्यूब है भाई अपने आप में, समझ में आया। तो इस तरीके का आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग डाला हुआ ना यहाँ पे, नियॉन लैंप्स एंड ट्यूब। तो भाई लैंप का मतलब अभी जो हम लोगों ने बात किया इंडिकेटर में जो यूज करते हैं, और ट्यूब्स का भी जस्ट बताया भाई, जो लंबे लंबे ट्यूब्स हैं एडवर्टाइजमेंट ये सब में, या फिर ग्लोइंग ट्यूब बोलते हैं इसको। तो लिखा है ना, नियॉन लैम्प कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास, ठीक है ना, नियॉन लैम्प कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब फिल्ड विथ नियॉन गैस। उसमें नियॉन गैस भरा होता है भाई, with a small percentage of helium. The 2 electrodes in a glass are of pure iron. भाई आयरन के बने होते हैं, और दोनों को भाई हल्का सा गैपिंग मतलब few mm गैपिंग मेंटेन किया रहता है। These lamp are operated on 110 volt AC और 150 volt DC supply. Neon lamp give orange pink colored. ये कलर याद रखना भाई। And its size is very small compared to incandescent lamp. Its luminous efficiency 15 to 40 लुमेन पर वॉट होता है, पावर कंजम्पशन 5 वॉट होता है भाई। दीज लैंप कहाँ यूज करते हैं, इंडिकेटर लैंप और नाइट लैंप में यूज करते हैं भाई। अब आते हैं नियॉन ट्यूब्स। तो ट्यूब्स का भाई फोटो दिखाया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूबिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ आयरन और कॉपर। इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज भाई इसका, क्योंकि भाई लंबा है ना, लेंथ ज्यादा है, 2 ट्यूब है भाई, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसा भाई उसी तरीके का होता है ये, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 300 से लेकर 1000 वोल्ट चाहिए होता है पर मीटर के हिसाब से। एंड द हाई वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। द डायमीटर ऑफ द ट्यूब भाई कितना अवेलेबल है, तो 10 mm हो गया, 15 mm, 20 mm, 30 mm, इतने डायमीटर के अवेलेबल होते भाई। आगे बढ़ते हैं। नियॉन ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। द कनेक्शन बिटवीन 2 लेटर इन द ट्यूब्स, भाई अभी देखा ना लेटर, भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए भी देखा ना भाई, यहाँ पे नाम ये सब लिखा हुआ था ना, रेस्टोरेंट ये सब का नाम ये सब लिखा हुआ था, यहाँ पे बेटर टुगेदर। तो भाई एक अल्फाबेट हुआ, तो भाई दूसरे अल्फाबेट के साथ फिर कनेक्शन करना पड़ेगा ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, समझ में बात को। तो इनको भाई इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना पड़ता है हम लोग को। तो वही बोला है यहाँ पे, द कनेक्शन बिटवीन द लेटर्स इन द ट्यूब आर मेड थ्रू निकल वायर एंड पावर फैक्टर ऑफ नियॉन ट्यूब इज इंप्रूव्ड बाय यूजिंग कैपेसिटर, ठीक है भाई, ऑन द लो वोल्टेज साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर। भाई सप्लाई साइड में हम लोग कैपेसिटर को आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा थ्योरी दिया भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया ना नियॉन लैंप। तो नियॉन लैंप ये दीज लैंप आर ऑपरेटेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, इसीलिए इसको हम लोग कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं भाई। कितना टेम्परेचर है, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्चार्ज लैंप, ठीक है भाई, ये सारे कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप है। मतलब डिस्चार्ज लैंप पता है ना, 2 तरीके का होता है, हॉट कैथोड और कोल्ड कैथोड। आगे बढ़ते हैं, बोलते थे इलेक्ट्रोड्स आर मेड फ्रॉम आयरन और निकल, भाई वही सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रैक्टिकली दीज डू नॉट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोड्स आर हाउस एट द 2 ends of the tube। भाई एक इधर लगे which contain neon gas डिस्चार्ज की, भाई इसका डिस्चार्ज मतलब आयनेशन होने के चलते हम लोग यहाँ पे रेड कलर का लाइट मिलता है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर चाहिए, तो भाई लिखा ना, मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस गिव ब्लूइश ग्रीन कलर, वेयरएज मर्क्यूरी एंड नियॉन गिव्स ब्लू कलर। वोल्टेज रिक्वायर फॉर स्टार्टिंग, भाई कितना चाहिए हम लोग को डिस्चार्ज करने के लिए, यहाँ पे डिस्चार्ज मतलब आयनेशन का 10,000 वोल्ट तक चाहिए। पर्टिकुलर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ, भाई अलग अलग लेंथ के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, और कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रांसफार्मर से ऑब्टेन किया जाता है। सिंस द कोल्ड कैथोड लैंप इज रिक्वायर्ड 1.5 to 2 times द ऑपरेटिंग वोल्टेज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग टाइम भाई रेटेड वोल्टेज इतना मतलब 2 गुना वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है ना।
तो बोलता है सो दीज आर प्रोवाइडेड विद अ हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर भाई। फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नो पार्ट्स ऑफ इंस्टॉलेशन शुड हैव अ वोल्टेज मोर देन 5000 भाई, 5000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द ट्रांसफार्मर HV मतलब हाई वोल्टेज लिमिटेड टू इतना भाई। ठीक है, तो ये सब हम लोग के काम का नहीं, बस याद रखना भाई एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है। और ये कोल्ड कैथोड लैंप है और ये डिस्चार्ज लैंप का ही एक हिस्सा होता है भाई। देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखा ना ऊषा, तो भाई इसका एडवर्टाइजमेंट करना है तो कुछ इस तरीके का लिखा, नियॉन लैंप आर जनरली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट ऑफ द लेटर हैव 2 एंड्स एट विच इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। भाई हर एक लेटर से भाई 2 इलेक्ट्रोड है ना, एक इधर किधर, तो भाई 2 तार निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके कनेक्टेड है। देख लीजिए सीरीज में ना, ये इसका सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों एक सीरीज में कनेक्टेड है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर हैविंग मोर देन 2 एंड्स द ट्यूब पाथ इज रिपीटेड फॉर सम पॉइंट। भाई ये सब हम लोग काम का नहीं है। ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है भाई हम लोग को। ठीक है, और नियॉन इंडिकेटर लैंप बता ही दिया भाई, अभी फोटो ऐसा दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, देख लीजिए। कलर याद रखना भाई, ऑरेंज रेड कलर देता है। अब इसके बाद आपका CFL, तो CFL कुछ नहीं भाई, फ्लोरोसेंट लैंप ही है, बस इसका लेंथ को हम लोगों ने इस तरीके से कॉम्पैक्ट बना दिया है, तो इसमें कुछ है नहीं भाई। तो हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई, फंडामेंटल क्वेश्चंस, उन सब को हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक ही साथ सम अप करेंगे।